हेलो लर्नर्स, आज हम देखेंगे सीखने के सिद्धांतों के मुख्य बिंदु या मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। इस वीडियो में हम केवल शॉर्ट में केवल मेन पॉइंट्स पर ही बात करेंगे कि सीखने के सिद्धांत क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ग्राफ में कि सीखने के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और दूसरा है उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या स्टिमुलस रेस्पॉन्स थियरी को आगे दो भागों में फिर बांटा गया है, जिसमें है रीइंफोर्समेंट थियरी या पुनर्बलन सिद्धांत और दूसरा है हमारा अपुनर्बलन सिद्धांत या नॉन रीइंफोर्समेंट थियरी। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये कहता है कि जब भी लर्नर के सामने कोई स्टिमुलस या उद्दीपन या कोई समस्या आती है तो उसके रेस्पॉन्स में वो कुछ अनुक्रियाएं करने लगता है या कुछ क्रियाएं करने लगता है, और इस प्रकार से जब वो प्रतिक्रिया करता है तो सीखने उस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है और इस संबंध के आधार पर ही वो सीखने की प्रक्रिया को पूरा करता है। इसका आधार पुनर्बलन भी हो सकता है, जिसके की प्रतिपादक हैं या मानने वाले हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलव, हल, मिलर आदि। और ये आधार अपुनर्बलन भी हो सकता है, जिसको समीपता या बारंबारता का नाम दिया गया है। इसमें वॉटसन, गथरी आदि के सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे। इसी तरह उद्दीपन उद्दीपन का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि उद्दीपन के लिए जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उसके प्रति वो अनुक्रिया नहीं करता, बल्कि उद्दीपन के अगेंस्ट में एक और उद्दीपन भी आता है। यानी एक उद्दीपन दूसरे उद्दीपन का रास्ता हमें दिखाता है, और एक उद्दीपन तो जो सीखने वाला व्यक्ति है, जो लर्नर है, इन उद्दीपनों के आपसी संबंध को समझ लेता है और अपने दिमाग में, मस्तिष्क में एक कॉग्निटिव मैप को बना लेता है और उस कॉग्निटिव मैप की सहायता से ही सीखने की प्रक्रिया को पूरा करता है। इसके अंदर क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांतों को रखा गया है। क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत में हम वर्दाइमर, कोहलर, कोफका, प्याजे, टोलमैन आदि के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में हम ऑसबल, ब्रूनर, बैंड्रा आदि के सिद्धांतों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के पुनर्बलन सिद्धांत की श्रेणी में आने वाले थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम भूल व प्रयास का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम ट्रायल एंड एरर की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसके मुख्य पॉइंट्स ये हैं कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, उनका प्रयोग बहुत ही फेमस था। वो बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो उनका जो प्रयोग था या जो सब्जेक्ट था वो था बिल्ली। ये याद रखने की चीज़ है का पॉइंट है। और थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी थे और उनके अनुसार जो सीखने की प्रक्रिया थी वो मनुष्य और पशुओं में समान ढंग से होती है, और जो उनका कहना था लर्निंग टेक्स प्लेस इन द सेम मैनर इन एनिमल्स एज वेल एज इन मैन। फिर वो कहते हैं सीखना क्रमोत्तर होता है, यानी लर्निंग इज इंक्रीमेंटल नॉट इंसाइटफुल। अचानक हम कोई चीज़ नहीं सीखते, बल्कि भूल प्रयास करके धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते हैं। सीखने में चिंतन और विवेक का कोई स्थान नहीं होता है। इसका मतलब है कि लर्निंग इज़ नॉट मीडिएटेड बाय थिंकिंग और रीजनिंग। हम कोई सोच समझ कर नहीं सीखते, बल्कि हम भूल प्रयास लगातार स्टिमुलस के अगेंस्ट में कुछ प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं, जो हमारी सही वाली प्रतिक्रिया है, जिससे कि वो हमारा समस्या का समाधान हो जाता है, और उसी को हम बाकी प्रतिक्रियाओं से अलग करके उसे सीख लेते हैं। इसको उन्होंने कहा कि हम इसीलिए थिंकिंग का स्थान नहीं है सीखने में, बल्कि यहाँ पर हम सीखने को हम कैसे करते हैं, हम रीजनिंग के द्वारा नहीं, बल्कि हम धीरे धीरे सीखते हैं। इनके नियम के एक और मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने कुछ सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के मुख्य नियम और गौड़ नियम के नाम से इन्हें जाना जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज के नाम से। इसका बहुत एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, इसको ध्यान में रखकर अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में इन सब का प्रयोग करते हैं तो आसानी से स्टूडेंट्स को हम सिखा सकते हैं। इसके बाद है पैवलव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या पैवलव का क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत। पैवलव का जो सब्जेक्ट था वो था डॉग। उन्होंने डॉग पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। इनका सिद्धांत भी बहुत ही फेमस है। ये एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे, और इनके सिद्धांत का आधार अनुबंधन है, अनुबंधन या कंडीशनिंग। इनका कहना था कि जो भी लर्नर है, वो जो स्टिमुलस है और जो वो प्रतिक्रिया करता है, उसके बीच में धीरे धीरे बार बार प्रयास के द्वारा, बार बार ट्रायल के द्वारा उसके बीच में कंडीशनिंग स्थापित हो जाती है, और इस कंडीशनिंग के आधार पर ही वो इसको सीख लेता है।
जैसे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था कि भोजन और लार का जो संबंध था, और लेकिन कई ट्रायल्स देने के बाद में उन्होंने देखा कि वो जो संबंध था या कंडीशनिंग थी वो घंटी और लार के साथ में स्थापित हो गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इन्होंने कहा कि CS और UCS, CS यानी कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस का समय अंतराल बहुत कम होना चाहिए। अगर ये टाइम गैप बढ़ता जाएगा तो वो कंडीशनिंग जो स्थापित हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी या स्थापित नहीं हो पाएगी। फिर इनका कहना है कि उद्दीपन का सामान्यीकरण हो जाता है, यानी एक स्थिति में जो लर्नर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो कंडीशनिंग स्थापित करता है, और सेम अगर उसी तरह का मिलता जुलता कोई और भी अगर हम स्टिमुलस उसके सामने ले आते हैं तो उससे भी उसी तरह की वो कंडीशनिंग स्थापित कर लेता है। विलोप और स्वतः लाभ भी इनका मेन पॉइंट है इनके सिद्धांत के। विलोप का मतलब ये है कि अगर हम बार बार जो लर्नर है उसके सामने हम वो स्टिमुलस लाते हैं, लेकिन जो उसका जो अनकंडीशनड जो स्टिमुलस है, जैसे इस प्रयोग में इन्होंने देखा कि डॉग के सामने बार बार वो घंटी बजाते रहे लेकिन भोजन देना उन्होंने बंद कर दिया, तो जो कंडीशनिंग उसकी हो गई थी घंटी के साथ में जो सलाइवा सेक्रेशन वो कर रहा था वो खत्म हो जाता है, यानी विलोप हो जाएगा। लेकिन स्वतः पुनर्लाभ का मतलब ये है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अगर उसने इस प्रकार की जो एक कंडीशनिंग सीख रखी है, किसी वजह से उसका विलोप हो जाता है, तो कुछ प्रयासों के बाद अगर हम फिर से इसको दोहराते हैं तो वो भूल गए चुका है उसका फिर से स्वतः पुनर्लाभ या स्पॉन्टेनियस रिकवरी आंशिक यानी पार्शली उसको करने लगता है। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व ये है कि हम कंडीशनिंग के द्वारा स्टूडेंट्स में अच्छी आदतों का फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स कर सकते हैं। चिंता, डर, जैसे जो एंग्जाइटी है या जो फियर है स्टूडेंट्स में, इस तरह की जो समस्या है उनको भी हम कंडीशनिंग के द्वारा, अच्छी आदतों के द्वारा या इस तरह का जो डर है उसको हटा के कंडीशनिंग की सहायता से इस सारी प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्किनर्स थियरी ऑफ लर्निंग या स्किनर के सीखने का सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर का जो सब्जेक्ट है वो चूहा था, इन्होंने चूहे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, और यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर यह है पेवलव और स्किनर के बीच में। जो पेवलव का जो सब्जेक्ट था वो था डॉग, और वो पेसिव अवस्था में था, उसको बांध कर रखा गया था, वो मूव नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जो चूहा है स्किनर का, वो पिंजरे में उसको बांध के पिंजरे में रखा गया था, भूखे चूहे को वो फ्रीली मूव कर रहा था, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब उसे भूख लगती थी तो वो लीवर दबाकर, लीवर प्रेस करके भोजन की गोलियां ले सकता था। तो इसलिए जो वो फ्री था, यहाँ पर एक्टिव था, इसलिए इस सिद्धांत को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर वो सक्रिय था, सक्रिय यानी क्रिया प्रसूत क्रिया करके वो अनुबंधन स्थापित करता है। दो तरह की अनुक्रियाओं की इन्होंने बात की है, प्रतिवादी अनुक्रिया और दूसरा है क्रिया प्रसूत। प्रतिवादी यानी रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स, और क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट रेस्पॉन्ड। रेस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स का मतलब वैसी अनुक्रिया जिस पर कि जो सीखने वाला है उसका कोई जोर नहीं होता। जैसे डॉग का सलाइवा सिक्रेशन वो एक स्वतः क्रिया थी, वो अपने आप ही सिक्रेशन होता था, उस पर उसका कोई जोर नहीं था या कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन ऑपरेंट रिस्पॉन्स का मतलब जैसे चूहे के केस में वो जब चाहता था या जब उसकी मर्जी थी तभी वो लिवर प्रेस करके गोली लेना सीख गया था, या अपनी जो फूड को लेना सीख गया था। तो ये यहाँ पर ऑपरेंट रिस्पॉन्स था। फिर पुनर्बलन, इन्होंने दो तरह के पुनर्बलन की बात की है, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इन्होंने कहा कि पॉजिटिव जो पुनर्बलन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन अनुसूची, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। लर्नर को सिखाने के लिए आंशिक पुनर्बलन यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट और कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, दो तरह के रीइंफोर्समेंट दिए जा सकते हैं। आंशिक पुनर्बलन का मतलब कभी कभी किसी अनुक्रिया के बाद में हम रीइंफोर्समेंट देंगे तो बच्चा जल्दी सीखता है। सतत का मतलब हर एक अनुक्रिया के बाद में आप उसको रीइंफोर्समेंट या कुछ इंसेंटिव देते हैं तो उसकी सीखना उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट के केस में देखते हैं। फिर ये बात करते हैं ड्राइव की। ड्राइव एक ऐसी अवस्था है, एक इंटरनल स्टेट है जो कि व्यक्ति को प्रेरित करती है किसी अनुक्रिया को करने के लिए या अपने लक्ष्य की तरफ जाने के लिए। तीव्र अंतर्नोद का मतलब है कि जब जो लर्नर है उसमें बहुत ज़्यादा तीव्र, बहुत ज़्यादा तेज़ अंतर्नोद या ड्राइव उत्पन्न होता है। जैसे भूख, आपको बहुत तेज़ भूख लगती है तो आप ज़्यादा खाने की तलाश में या खाने की तरफ बढ़ते हैं। तो जब जितना ज़्यादा तीव्र अंतर्नोद होगा तो उसका अनुक्रिया पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। शेपिंग या क्रमिक
टन की विधि, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, यानी किसी भी लर्नर के बिहेवियर में हम उसको सिखाने के लिए धीरे धीरे उसके बिहेवियर को हम शेप में ला सकते हैं, धीरे धीरे पुनर्बलन देकर जिस दिशा में हमें इसको व्यवहार को सिखाना है इसको हम सिखा सकते हैं। इसको इन्होंने कहा मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। इसके सेक्शन हितार्थ अगर हम देखें तो धनात्मक पुनर्बलन इन्होंने कहा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यवहार की शेपिंग, या जब हम मनचाहा आकार या मनचाहा शेप स्टूडेंट्स को या लर्नर को दे सकते हैं। सतत पुनर्बलन शुरुआत की स्थिति में दिया जाना चाहिए, लेकिन बाद में हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट देने से जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन स्किनर की ही देन है, हम सभी जानते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इस सिद्धांत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। सूझ का सिद्धांत, फिनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसका प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक विशेषकर कोहलर और कॉफ्का ने किया था। इनका जो सब्जेक्ट था वो था बनवानुष या एक चिंपैंजी था। इन्होंने दो तरह के प्रयोग किए थे, एक छड़ी पर प्रयोग किया था, स्टिक का एक्सपेरिमेंट, और दूसरा था बॉक्स एक्सपेरिमेंट। और ये सिद्धांत बाकी सिद्धांतों से अलग है। ये सिद्धांत ये कहता है कि सीखने के लिए जो लर्नर है वो ट्रायल एंड एरर का मेथड का प्रयोग नहीं करता, बल्कि वो एक सूझ का प्रयोग करता है, क्योंकि ये सिद्धांत हमारा क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आता है। तो ये कहता है कि हम सीखने के लिए सूझ का प्रयोग करते हैं। वो परसेप्शन, जितना अच्छा परसेप्शन होगा लर्नर का, जितनी अच्छी तरीके से वो अपने आसपास की समस्याओं को देखेगा, उतनी अच्छी तरीके से वो समस्या का समाधान निकाल पाएगा। सूझ को इन्होंने आहा अनुभव भी कहा है। वो अचानक से उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है समस्या का समाधान और वो सीख लेता है। सीखना अचानक होता है, क्रमिक नहीं, ये जो सक्सेसिव नहीं है बल्कि ये अचानक है। इसको इंसाइट इन्होंने कहा। और समस्या समाधान की सीखने की प्रक्रिया प्रत्यक्षण या परसेप्शन पर निर्भर करती है। सीखने में अन्वेषणात्मक व्यवहार का यानी एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर का प्रयोग किया जाता है। जो भी लर्नर है वो अपने आसपास की समस्या को देखता है, उसमें एक्सप्लोर करता है किस तरह से वो समस्या का समाधान निकाल पाए, और इस तरह करते हुए मे भी वो एक स्टेज ऐसी आ जाए कि वो निष्क्रियता की अवस्था, जब वो लगेगा कि कोई समाधान नहीं मिल रहा है, वो इनएक्टिव भी हो सकता है। फिर अचानक उसके दिमाग में कोई एक इंसाइट, कोई एक आहा अनुभव जिसे का इन्होंने नाम दिया, उसकी सहायता से उसमें कोई सूझ उत्पन्न हो सकती है जिससे वो समस्या का समाधान कर लेता है। अधिगम स्थानांतरण द्वारा अधिगम की जाँच की जा सकती है। शैक्षिक महत्व, छात्रों के समक्ष पाठ का खुला अवलोकन, यानी छात्रों के समक्ष जब भी हम स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं तो उनके सामने जितना अच्छा उनको परसेप्शन हम दे पाएंगे, जितना ज़्यादा उसको हम सारी चीज़ों से अवगत करा पाएंगे, तभी वो स्टूडेंट वो उस समस्याओं के हर पहलू को जानकर तभी सीख सकते हैं। इस तरह से लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। अधिगम स्थानांतरण के अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को अगर अवसर दिया जाए, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। लास्ट है हमारा ब्रूनर का सिद्धांत या ब्रूनर थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसे आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में भी रखा जाता है। ये सिद्धांत अंतर्दर्शी चिंतन या इंट्यूटिव थिंकिंग पर अधिक बल देता है, और ये संरचना को सीखने पर बल देता है। यानी कोई भी जो उसके सामने समस्या है, जिससे को बाहर निकलना है, या जो उसके सामने स्टिमुलस है वो किस तरह का है, इसकी संरचना पर बल देता है कि उसको ध्यान से देखने पर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये सिद्धांत अन्वेषणात्मक यानी डिस्कवरी लर्निंग पर सीखने पर बल देता है। जो लर्नर के सामने जो भी समस्या है, उस समस्या से निकलने के लिए वो अन्वेषण अगर करता है, अन्वेषण का आधार है सामाजिक संबद्धता और व्यक्तिगत संबद्धता, यानी इन्होंने संबद्धता यानी रेलिवेंस पर भी बल दिया है। इन्होंने कहा है कि जो भी स्टूडेंट को अगर हम जो भी सिखाते हैं, या जो उसका सामाजिक और साथ साथ उसका व्यक्तिगत संबद्धता यानी रेलिवेंस होना चाहिए, तब स्टूडेंट आसानी से उसको सीख पाते हैं। केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामाजिक उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप भी शिक्षण होना चाहिए, या उसको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तत्परता या रेडीनेस, इन्होंने कहा है कि किसी भी वर्ग या किसी भी छात्र, किसी भी लर्नर को हम सिखाने के लिए तत्पर कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब हम कोई भी प्रयास करके स्टूडेंट को रेडी कर सकते हैं ताकि वो सीख सके। सक्रिय अधिगम का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट को अधिक एक्टिव रखने की ज़रूरत है, या लर्नर को अधिक एक्टिव रखने की ज़रूरत है। वो सक्रिय होकर सीखेगा तभी वो आसानी से प्रक्रिया में भाग लेगा और सीख पाएगा। अर्थपूर्ण अधिगम यानी सक्रिय, जब बालक सक्रिय है या लर्नर सक्रिय है, समस्या को ठीक तरीके से समझ रहा है,
डिस्कवरी करके सीख रहा है तो वो अर्थपूर्ण अधिगम भी, इस प्रकार का जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा और वो ज़्यादा स्थायी होगा। तो विषय या विभिन्न पाठों में संबंध अगर स्थापित करके छात्र को पढ़ाया जाता है तो वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। थैंक यू।